हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम सीरीज। लास्ट वीडियो में अब तक हमने डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने मल्टीपल सॉर्टिंग और सर्चिंग के मेथड्स पढ़े थे। साथ में ही हमने पढ़ी थी स्ट्रेसिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो 2x2 की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए एक ईजी मेथड है प्रोग्रामिंग की टर्म्स में अगर हम बात करें तो। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी ग्रीडी अप्रोच। हमने अभी जो पढ़ी थी वो थी डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक अप्रोच, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी, लालची, जो हम सब हैं, ठीक है। लालच क्या कहता है कि आप कम से कम टाइम के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर लो, ठीक है। कम से कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की इस अप्रोच को हम कहते हैं ग्रीडी अप्रोच, ठीक है। अब ग्रीडी अप्रोच की अगर हम बात करें तो ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करने के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। उस स्टेप्स को जानने से पहले मैं दो टर्म्स आपको बताना चाहूँगी। एक टर्म तो है आपका फिजिबल और दूसरा टर्म है आपका ऑप्टिमल, ठीक है। फिजिबल कहता है कि अगर आपके पास में एक सिंगल क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, आपका फिजिबल अप्रोच। और जितने भी आपने फिजिबल सॉल्यूशंस निकाले हैं उनमें से जो भी आपका बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो कहलाएगा आपका ऑप्टिमल अप्रोच। तो एक सिंगल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के अगर आपके पास में मल्टीपल मेथड्स हैं जो कि आपको एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो सारे सॉल्यूशंस तो क्या कहलाएंगे, फिजिबल सॉल्यूशंस। और उन सभी फिजिबल सॉल्यूशन में से कोई एक सॉल्यूशन होगा जो कि आपको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करा रहा होगा, वही क्या कहलाएगा, आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो आपकी ग्रीडी एल्गोरिथम है वो कहती है कि आपकी एक बड़ी सी प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के कुछ मल्टीपल स्टेप्स हैं, ठीक। उन मल्टीपल स्टेप्स पे जो भी आपका सॉल्यूशन है, हो सकता है एक पर्टिकुलर स्टेप को सॉल्व करते हुए आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस मिल रहे हो। उन सारे मल्टीपल सॉल्यूशंस में से जो भी सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो लोकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेप के लिए बेस्ट सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अब इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हमने उस स्टेप के लिए निकाला है वो ओवरऑल प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है या नहीं, लेकिन हमारे उस पर्टिकुलर स्टेप के लिए वो बेस्ट है। तो यही ग्रीडी एल्गोरिथम कहती है कि लोकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना, लोकली ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आप फाइंड कर रहे हैं, वेदर और नॉट द सॉल्यूशन इज ग्लोबली ऑप्टिमल। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सॉल्यूशन ग्लोबली ऑप्टिमल है या नहीं, लोकली ऑप्टिमल उसका होना ज़रूरी है, ठीक है। यही कहती है आपकी ग्रीडी अप्रोच। अब इसके अगर हम स्टेप्स की बात करें तो कुछ स्टेप्स है जो कि ये फॉलो करता है। स्टेप्स क्या कहते हैं, सबसे पहला स्टेप कहता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो भी आपकी है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी क्लियर होनी ज़रूरी है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी आप दे रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसका बेस्ट सॉल्यूशन निकले तो उस प्रॉब्लम को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, अच्छे से इलाबोरेट करना होगा। देन उसके बाद में ये कहता है कि सेकंड स्टेप जो है वो आपका कह रहा है कि अब आप क्या करें, फाइंड आउट करें एक पर्टिकुलर ग्रीडी अप्रोच। एक किसी स्टेप पे है आप अपनी प्रॉब्लम की, वहाँ पर अब आपकी ग्रीडी अप्रोच को आप सेलेक्ट करें, ठीक है। मल्टीपल आपके पास में सॉल्यूशन आएंगे, उनमें से जो भी आपको लोकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है उस पर्टिकुलर स्टेप के लिए आप वो फाइंड आउट करें। थर्ड कहता है मेक दैट अप्रोच। मेक दैट अप्रोच मतलब अब उस पर्टिकुलर अप्रोच को आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। एंड फोर्थ स्टेप कहता है रिपीट। रिपीट कब तक, अनटिल द होल बिग प्रॉब्लम इज सॉल्व। जब तक पूरी वो एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो जाती तब तक आपको क्या करना है, इन स्टेप्स को रिपीट करते रहना है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि ग्रीडी एल्गोरिथम को
सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। नाउ अगर हम बात करें कुछ एप्लीकेशन की, ग्रीडी अप्रोच के एप्लीकेशन की, तो ग्रीडी अप्रोच के एप्लीकेशन जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपने फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी, तो फ़ोटोज़ जब क्लिक करते हैं तो एक जैसी मल्टीपल फ़ोटोज़ कई बार क्लिक हो जाती है, उसमें से कुछ ख़राब आती है, कुछ बहुत अच्छी आती हैं। हम क्या कोशिश करते हैं, अब क्योंकि स्टोरेज भर रही है हमारी, ठीक है, अब स्टोरेज भर रही है तो आप क्या करेंगे, डिलीशन का ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो डिलीशन में क्या करेंगे, एक वो सिंगल फ़ोटो उन मल्टीपल फ़ोटोज़ में से जो कि बेस्ट आई है आप उसको तो रखेंगे, बाकी सारी फ़ोटोज़ को डिलीट कर देंगे। एंड वही अप्रोच आपकी क्या कहलाती है, फाइंडिंग द लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और वो कैसे हो रही है, बाय फॉलोइंग द ग्रीडी अप्रोच। ठीक, सेकंड में अगर आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ तो वो आएगा नैपसैक प्रॉब्लम, जो अभी हम आगे न्यूमेरिकल के थ्रू सॉल्व करेंगे, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी नैपसैक प्रॉब्लम। नैपसैक प्रॉब्लम देखा जाए तो मल्टीपल तरीक़ों से सॉल्व होती है। यहाँ ग्रीडी सर्च के थ्रू जो हमारी प्रॉब्लम नैपसैक प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो कहलाती है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो है आपकी फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम कहती है कि आप ये मान करके चलिए, आपको एक बड़ा सा बैग दे रखा है, कंटेनर दे रखा है, आपके सामने 3 अलग अलग बकेट्स दे रखी हैं। बकेट्स में मान लीजिए एक बकेट के अंदर आपको सपोज़ कुछ गोल्ड के आइटम्स दे रखे हैं, एक है जिसके अंदर आपको प्लैटिनम के कुछ आइटम्स दे रखे हैं, और एक तीसरी बकेट है जिसमें आपको कुछ डायमंड दे रखे हैं। ठीक है, अब आप एक चोर हैं। चोर का काम क्या होगा, चोर सबसे पहले ये सोचेगा कि मैं सबसे कीमती चीज़ें अपने बैग के अंदर फिल करके ले जाऊँ। किस तरीके की कीमती चीज़ें, जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करें। तो अब उसको जो भी चीज़ कीमती दिखेगी, उसको लग रहा है प्लैटिनम, तो वो प्लैटिनम भर लेगा। अगर उसको लग रहा है कि डायमंड महंगा है तो वो डायमंड भर लेगा। अगर उसको लग रहा है कि गोल्ड सबसे ज़्यादा पैसा दिलाएगा तो वो गोल्ड भर लेगा। ठीक है, अब यही अप्रोच हम यूज़ करते हैं नैपसैक प्रॉब्लम में। नैपसैक प्रॉब्लम कहती है आपको कुछ आइटम्स दे रखे होंगे, हर आइटम का कुछ वेट दे रखा होगा, ये कुछ आइटम्स हैं, इनके कुछ वेट दे रखे होंगे और इनके कुछ प्रॉफिट्स भी आपको दे रखे होंगे। ठीक है, हर आइटम का अपना खुद का कुछ वेट और प्रॉफिट है। एक आपको कोई कंटेनर दे रखा होगा, उसकी कुछ कैपेसिटी भी आपको प्रोवाइडेड होगी। आपको एक एक करके इस कंटेनर के अंदर या नैपसैक के अंदर आपके आइटम फिल करने हैं कुछ इस तरीके से कि वो जो आपका कंटेनर है वो कम्प्लीटली फिल हो जाना चाहिए, पार्शली नहीं चलेगा, कम्प्लीटली फिल हो जाना चाहिए, ना 1% ज़्यादा ना 1% कम, जितनी कैपेसिटी है पूरी पूरी फिल हो जानी चाहिए, चाहे उसके लिए आपको फ्रैक्शन के अंदर आपका जो भी आइटम है वो डालना पड़े। ठीक है, यही कहती है आपकी फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। अब अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करें, ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में 3 अप्रोचेस हैं। 3 अप्रोच में से पहली अप्रोच कहती है कि आप क्या करें, मैक्सिमम प्रॉफिट वाली जो चीज़ें हैं उनको पहले कंटेनर में फिल करते हैं। सेकंड कहती है मिनिमम वेट वाली। देखो कोई भी इंसान होगा तो सबसे पहले ये सोचेगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट वाली चीज़ें अगर मैं अपने बैग के अंदर भर लूँ तो ऑब्वियस ही बात है मेरे पास में ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, सेकंड एक अप्रोच कोई यूज़ कर सकता है कि मैं कम से कम वेट वाली चीज़ें डालूँ तो मैं ज़्यादा चीज़ें डाल सकूँगी अपने बैग में और उसके थ्रू मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकूँ शायद। थर्ड अप्रोच कहती है कि आप क्या करें, प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो निकाल लें, फिर उस प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो के अकॉर्डिंग आइटम्स को कंटेनर में फिल करें। माइट बी पॉसिबल कि इसके थ्रू आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होता हुआ दिखे। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शनल नैपसैक को। फ्रैक्शनल नैपसैक के अंदर जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कैसे दे रखे होंगे, जैसे सपोज 7 कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5
6 एंड 7, ये कुछ 7 ऑब्जेक्ट्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स के बाद में इनके कुछ प्रॉफिट भी दे रखे होंगे। प्रॉफिट जैसे दे रखे हैं सपोज 5, 10, 15, 7, 8, 9 एंड 4। ठीक है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं। प्रॉफिट्स के साथ साथ आपको कुछ वेट्स भी दे रखे होंगे हर एक आइटम के। तो जो वेट दे रखे हैं वो मान लीजिए कुछ ऐसे है 1 3 यूनिट, 5 यूनिट, 4 यूनिट, 1 यूनिट, 3 यूनिट एंड 2 यूनिट। कुछ इस तरीके से हमें ये वैल्यूज़ दे रखी हैं। अब इसके साथ साथ हमें एक नैपसैक मिला होगा, नैपसैक की कुछ कैपेसिटी होगी, नैपसैक की कैपेसिटी भी हमें प्रोवाइडेड है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ मिली हुई है 15 यूनिट्स इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, और नंबर ऑफ आइटम्स हमें बताए गए हैं, कितने हैं, 7 हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमें वैल्यूज़ प्रोवाइडेड होंगी। अब ये जो वैल्यूज़ हमें प्रोवाइडेड हैं, इन वैल्यूज़ से हमें क्या करना है, वो तीनों अप्रोचेस के थ्रू मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। पहली अप्रोच कहती क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट। आप मैक्सिमम प्रॉफिट वाली चीज़ें पहले बैग में डालें। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी ये टेबल थी, यहाँ पे जो हमारी टेबल थी, इसको हमें प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट के ऑर्डर में अरेंज करने की ज़रूरत है। नैपसैक की कैपेसिटी मैं ऊपर लिख देती हूँ। नैपसैक की कैपेसिटी हमें दे रखी है 15 यूनिट्स। ठीक है, अब मैक्सिमम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अगर मैं लगाऊं तो देखो कैसे होगा। यहाँ पे आपका आइटम नंबर होगा कुछ, ठीक है, आइटम का यहाँ पे नंबर हम लिख देंगे, यहाँ प्रॉफिट मेंशन कर देंगे, यहाँ वेट मेंशन कर देंगे। अब सबसे पहले हाईएस्ट प्रॉफिट वाला कौन सा हमें इसके अंदर, हाईएस्ट प्रॉफिट कहाँ दिख रहा है, 15 दिख रहा है। कौन सा आइटम है, थर्ड। तो हम सबसे पहले थर्ड आइटम को रखते हैं विद प्रॉफिट 15 एंड उसका वेट है 5। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट किसका दिख रहा है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 का, 2, 10, वेट है 3। सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट दिख रहा है हमें 6 का, 6, 9 एंड 3। इसके बाद हमें दिख रहा है 5th का, 5, 8 एंड 1। देन दिख रहा है 4 का, 4, 7 एंड 4। इसके बाद आपको दिख रहा है फर्स्ट आइटम का 1, 5 एंड 1 एंड लास्ट में आपका आ गया 7, 4 एंड 2। ठीक है, तो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट में हमने यहाँ पर जो हमारे जितने भी हमारे आइटम्स हैं उनको अरेंज कर लिया। अब अरेंज करने के बाद में हम एक टेबल बनाते हैं। यहाँ टेबल थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे बनती है। टेबल में सबसे पहले तो आपके ऑब्जेक्ट आते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आप डाल रहे हैं वो आएंगे। ठीक है, इसके बाद में आते हैं प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स के बाद में आते हैं आपके यहाँ पे वेट्स, और लास्ट में आता है रिमेनिंग वेट्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हाईएस्ट प्रॉफिट देने वाला कौन सा आइटम है, आइटम नंबर 3 विद वेट 5। ये रिमेनिंग वेट किस में से, नैपसैक की जो कैपेसिटी थी उसमें से माइनस करते हुए बताता है। ठीक है, ये बताता है कि हमारी नैपसैक की कैपेसिटी है 15 यूनिट्स। अब उसमें से ये वाले वेट रिड्यूस करते जाओ और चेक करते जाओ कि हमारे नैपसैक में कितनी कैपेसिटी बची है। तो हमने कहा सबसे पहला ऑब्जेक्ट कौन सा, थर्ड, प्रॉफिट 15 है, वेट 5 है, 3, 15 एंड 5। 15 में से अगर मैं 5 रिड्यूस कर दूँ तो मेरे नैपसैक की कैपेसिटी कितनी बची है, 10 यूनिट्स। ठीक है, अब उसके बाद देखो मैं सेकंड एलिमेंट डाल सकती हूँ क्या, सेकंड है आइटम नंबर 2, 10 और 3, 2, 10 एंड 3। 10 में से अगर मैं 3 यूनिट्स निकाल दूँ तो 7 यूनिट्स मेरे पास स्नैपसैक में बची है। अब इसके बाद थर्ड देखो 6, 9 एंड 3, 6, 9 एंड 3। ऑब्जेक्ट नंबर 6 था ना, प्रॉफिट 9 था, वेट 3 था। अब इस 7 में से मैं इस
वेट को रिड्यूस करूँ तो मेरे पास में कितना बचा है, 4 यूनिट का स्पेस अभी भी बचा है। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, 5, 8 एंड 1। तो फिफ्थ हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है अगर वो डालती हूँ तो 8 प्रॉफिट आ रहा है, 1 उसका वेट है। 4 में से अगर मैं 1 रिड्यूस करती हूँ तो मेरे पास 3 यूनिट बचती हैं। इसके बाद आ रहा है 7, 4, 7, फोर्थ ऑब्जेक्ट जिसका प्रॉफिट तो 7 है लेकिन वेट कितना है, 4, और यहाँ मेरे पास रिमेनिंग कितना है, 3 है। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, फोर्थ ऑब्जेक्ट तो डाल देती हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए प्रॉफिट कितना जा रहा है, मेरा प्रॉफिट जा रहा है 7, लेकिन किस में से जा रहा है, कितना वेट डाल रही हूँ। मेरे पास वेट तो कितना है इस ऑब्जेक्ट का, फोर्थ ऑब्जेक्ट का वेट तो 4 है, लेकिन चाहिए कितना, रिमेनिंग कितना है मेरे पास, 3। तो मैं 3 वेट लूँगी, 3 यूनिट वेट लूँगी, कितना, आउट ऑफ 4 यूनिट। तो प्रॉफिट भी किसका आएगा, इसी का आएगा। तो 4 इंटू 3/4 का मैं प्रॉफिट अगर निकालूँ तो मेरे पास में प्रॉफिट निकल करके आता है 5.25 समथिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहती हूँ कि मैंने क्या किया है, अपना आउट ऑफ 4 3 यूनिट वेट लिया है, और मेरे पास में 3 - 3 0 वेट रिमेनिंग बचा है। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये सारे के सारे वेट्स को ऐड करना है। ऐड करके जो भी टोटल प्रॉफिट आता है वो निकल आएगा। तो टोटल प्रॉफिट में मैं क्या कहूँ, टोटल प्रॉफिट निकल रहा है 15 + 10 + 9 + 8 + 5.25 which comes around 47.25 यूनिट्स। ठीक है, ये पहली अप्रोच से निकल करके आ रहा है। अब सेकंड अप्रोच लगाते हैं। सेकंड अप्रोच कहती है मिनिमम वेट्स। मिनिमम वेट कहता है कि अब आप क्या करें, फिर से वही एक टेबल बनाएं, लेकिन जो इससे पहले आपने टेबल या मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए बनाई थी दैट वाज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट, राइट। अब आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा कि अब आप जो भी आइटम को अरेंज करना चाहते हैं वो करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट में। तो उसको एक बार करते हैं हम, इसको मैं एक बार इरेज कर दूं या फिर एलिमेंट्स हम डालेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट में डालते हैं। देखिए सबसे कम वेट किसका है, ऑब्जेक्ट 1 का भी है और ऑब्जेक्ट 5 का भी है। अब क्योंकि दोनों का वेट कम है, सेम आ रहा है, तो हम देखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट कौन दे रहा है, ऑब्जेक्ट नंबर 5 दे रहा है, इसलिए पहले ऑब्जेक्ट नंबर 5 को प्रायोरिटी मिलेगी। प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है 8, वेट है 1। इसके बाद में ऑब्जेक्ट नंबर 1 जिसका वेट सेम है पर प्रॉफिट थोड़ा कम है उसको लिख दिया जाएगा। देन आता है आपका 2 के लिए ऑब्जेक्ट नंबर 7, प्रॉफिट है 4, वेट आ गया 2। नेक्स्ट है आपका, हमने कर लिया इसमें 5, 1 एंड 7। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका, देखिए अब नेक्स्ट मिनिमम वेट है आपका 3। तो 3 में प्रॉफिट, एक में 10 मिल रहा है, एक में 9, तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है पहले उसको मेंशन करेंगे। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर 6 जो कि हमें उससे थोड़ा कम दे रहा है उसे मेंशन करेंगे। इसके बाद में आएगा आपका 4, तो 4, 7 एंड 4 एंड लास्ट आया आपका 3, 15 एंड 5। इस ऑर्डर में अब आपको आइटम्स डालने हैं। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही ऑब्जेक्ट्स यहाँ मेंशन करेंगे, उनके प्रॉफिट को मेंशन करेंगे, उनके वेट को मेंशन करेंगे और उनके रिमेनिंग वेट को मेंशन करेंगे। नैपसैक की कैपेसिटी हमें अभी भी कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। ठीक है, अब हम डालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें मिनिमम वेट पे कौन सा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट नंबर 5। तो 5 प्रॉफिट है 8, वेट है 1, तो रिमेनिंग कैपेसिटी हो गई 15 - 1 कितनी हो गई, 14। ठीक है, सेकंड देखते हैं। इसके बाद है ऑब्जेक्ट नंबर 1, 1, 5, 1। ऑब्जेक्ट नंबर 1 प्रॉफिट है 5, वेट है 1, 14 - 1 हो गया आपका 13। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7, 4, 2। सेवेंथ ऑब्जेक्ट 4 उसका प्रॉफिट, 2 उसका वेट, 13 - 2 किया तो आ गया 11। नेक्स्ट है आपका 2, 10, 3।
सेकंड नंबर ऑब्जेक्ट प्रॉफिट 10 है, वेट 3 है, 11 माइनस 3 अगर मैं करती हूँ तो 8 यूनिट आपका क्या आ गया है, प्रॉफिट जनरेट हो करके आ गया है। उसके बाद में आपका आएगा, कहाँ गया, ये रहा 693। तो सिक्स्थ ऑब्जेक्ट 9 उसका प्रॉफिट, वेट उसका 3, 8 में से 3 गए, बचे कितने, 5। ठीक है। इसके बाद में आपका आता है 474। तो फोर्थ ऑब्जेक्ट 7 उसका वेट, सॉरी 7 उसका प्रॉफिट, 4 उसका वेट, 5 माइनस 4 किया तो कितना आया, 1 बचा। अब हमारा रिमेनिंग वेट कितना है, 1। नेक्स्ट आइटम का वेट कितना है, 5। ठीक है। तो हमें कितना चाहिए भाई, 1 ही तो पार्ट चाहिए आउट ऑफ 5। तो मैं कहती हूँ कि अगर मैं ऑब्जेक्ट नंबर आपका थर्ड डालती हूँ तो उससे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 15। लेकिन हम पूरा पूरा ऑब्जेक्ट नहीं डाल करके फ्रैक्शन में डाल रहे हैं। ठीक है। पूरा 5 यूनिट नहीं डाल के सिर्फ 1 यूनिट डालेंगे, और 1 यूनिट किस में से होगा, आउट ऑफ 5। तो उसको प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दें, सिर्फ 1 पार्ट का हमें प्रॉफिट निकालना है, तो ये बनेगा आपका 3। अब वही टोटल प्रॉफिट निकालो। टोटल प्रॉफिट के लिए आपको सारे प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होगा। 8 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 3, और ये टोटल इन टोटल आपका बैठ रहा है अराउंड 46 समथिंग ये बैठ रहा है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं थर्ड अप्रोच। थर्ड अप्रोच कहती है कि थर्ड अप्रोच वाज अबाउट प्रॉफिट इज टू वेट का रेशियो। तो प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो के लिए हमें क्या करना होगा, वापस से ये टेबल बनानी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट्स हैं आपके 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इनके प्रॉफिट भी हैं, इनके वेट्स भी हैं। प्रॉफिट्स हैं आपके 5 10 15 7, 5 10 15 7, और इसके बाद में है 8 9 4। तो 8 9 एंड 4। वेट्स है 1 3 5 4 1, 1 3 5 4 1, एंड लास्ट के दो हैं 3 2, 3 एंड 2। ठीक है। अब देखिए, तो ये कह रहा है पहले प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो निकालो। तो प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना कितना आएगा, सबसे पहले 5/1 आ गया 5, 10/3 आ गया 3.33। इसके बाद में आ गया ये 3, 7 डिवाइडेड बाय 4 आपका आएगा अप्रोक्स, ये आएगा आपका 1.7। इसके बाद में ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। ठीक है। ये आपके प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो निकल गए। अब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करना चाहें तो ये सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद में प्रॉफिट आ गया, वेट आ गया, प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो आ गया। ठीक है। प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो सबसे हाईएस्ट इसका ऑब्जेक्ट नंबर 5 का प्रॉफिट है 9, वेट है 3, और इसका प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो 8 है। फिर आ गया आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट नंबर 1 प्रॉफिट है 5 का, वेट है 1 यूनिट, और उसके बाद में प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो भी है इसका 5 यूनिट्स। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो 2 इसका प्रॉफिट 10, वेट है 3, और प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो 3.33। इसके बाद देखिए प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो 2 का 3 आ रहा है। अब इसमें से कौन सा चूज करेंगे, जिसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ऑब्जेक्ट नंबर 3 पहले आएगा क्योंकि उसका प्रॉफिट ज़्यादा है 15, वेट है 5, और प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो 3 है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट नंबर 6 जिसका आपका प्रॉफिट है 9, वेट है 3, प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो 3 है अगेन। इसके बाद आता है आपका
ऑब्जेक्ट नंबर 7 प्रॉफिट 4 वेट 2 और प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो भी 2। देन लास्ट वन ऑब्जेक्ट नंबर 4 प्रॉफिट है 7 वेट है 4 और प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो कितना आ रहा है 1.7। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो के अकॉर्डिंग एक टेबल सेट हो गई है। अब टेबल सेट होने के बाद में अगर हम देखें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि वही वापस से टेबल बनेगी, प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो थर्ड अप्रोच, वही सेम टेबल बनेगी। यहाँ आएंगे आपके ऑब्जेक्ट, यहाँ आएंगे आपके प्रॉफिट, यहाँ आएंगे आपके वेट, यहाँ आएंगे आपका रिमेनिंग वेट आउट ऑफ 15 यूनिट्स, जो कि आपके नैपसैक की कैपेसिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन सा डाला जाए, सबसे पहला ऑब्जेक्ट डाला जाए 5 9 3 एंड ये हो गई आपकी 12 कैपेसिटी। ठीक है, इसके बाद में एक बार मैं वापस चेक कर लूँ। 5 ऑब्जेक्ट नंबर 5 8 है, सॉरी ये 8 है ना। 5 8 3 5 8 3 और 8 गया 3 गया तो आपका बच्चा है इसका वेट कितना था, वेट था 5 का 1 था, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, 1 मिनट रुकिए। 5 8 1 ठीक है, 1 5 1 ठीक है, 2 10 3 ठीक है, 3 15 5 ठीक है, 6 9 3 ठीक है, 7 4 2 ठीक है और 4 7 4 ठीक है। ठीक है, तो 5 8 एंड इसका वेट जा रहा है 1, तो ये आ रहा है आपका 14 यूनिट बच रहा है। नेक्स्ट जो आपका आइटम है वो देखिए कौन सा जा रहा है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, तो 151 कितना बच रहा है 13 यूनिट्स। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आपका जा रहा है 2 10 3, तो 2 10 एंड 3 रिमेनिंग वेट है आपका 10। इसके बाद आपका बच रहा है 3 15 5, तो हो गया 3 15 एंड 5 रिमेनिंग वेट हो गया आपका 5 यूनिट्स। इसके बाद आपका जाएगा 6, तो 6 9 3 6 9 एंड 3 रिमेनिंग वेट 2 यूनिट्स। इसके बाद आपका जाएगा इसमें 7 4 2, तो 7 4 एंड 2, क्योंकि रिमेनिंग वेट भी 2 था यहाँ भी 2, तो हमारा आ गया रिमेनिंग वेट 0 और ये हमारी टेबल बन गई। अब टोटल प्रॉफिट अगर हम कैलकुलेट करें तो होगा 8 + 5 13 + 10 23 प्लस उसमें हो गया 5 से 28 और 10 38 38 + 9 अगर हम करें तो 47 और 47 में और 4 ऐड कर दे तो हो गया हमारा 51, तो 51 आपका टोटल प्रॉफिट हो गया। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिला कि 3 तरह की अप्रोच हमने यूज़ की, जिसमें हमने एक में मैक्सिमम प्रॉफिट वाली चीज़ें पहले डाली, तब भी हमारा कितना आया 47.25। सेकेंड हमने करा कि कम से कम वेट अगर हम डालें तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आए, लेकिन उसमें 46 यूनिट्स ही बना। एंड लास्ट अप्रोच जो कहती है प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो निकाल करके उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, वो हमें कहीं ना कहीं हाईएस्ट सॉल्यूशन दे रहा है। एंड इसी वजह से हम कहते हैं प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो जो है आपका लोकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमेशा प्रोवाइड करेगा एंड यही हमारे लिए बेस्ट केस रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम सॉल्व करनी आ गई हो, किस तरीके से की जाती है। कहीं भी अगर कोई डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट आप मेंशन ज़रूर करिएगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है जॉब सीक्वेंसिंग एल्गोरिदम। जॉब सीक्वेंसिंग एल्गोरिदम सेज, एक सेकेंड, या जॉब सीक्वेंसिंग एल्गोरिदम। ठीक है, जॉब सीक्वेंसिंग एल्गोरिदम कैसे काम करती है बताते हैं। फॉर एग्जांपल आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम में आप कब पढ़ते हो, एग्ज़ाम से जस्ट पहले। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास टाइमलाइन नहीं है, आपको मान लीजिए कि 7 डेज़ पहले बता दिया गया है कि आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो हम चाहें तो उन 7 दिन में तैयारी कर सकते हैं, पर हम नहीं करते, राइट। हमने पढ़ना तो वही है एक रात पहले, तो वो एक रात पहले मतलब यहाँ हो क्या रहा है, आपको कुछ जॉब दे रखी है कि जैसे मान लो आज आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ओएस का पेपर है,
ठीक है। नेक्स्ट डे मान लीजिए आपका एडा का पेपर या एओए का पेपर है। नेक्स्ट डे मान लीजिए कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं लाइक मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग का पेपर है। एक हम मान लेते हैं कि हमारा मान लीजिए कंपाइलर डिज़ाइन का पेपर है, ठीक है। अब हमारे पास में ये कुछ वर्क्स या कुछ जॉब्स दे रखी है कि ये जॉब्स हमें कंप्लीट करनी है, मतलब ये हमें सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक, हम कब पढ़ना स्टार्ट करते हैं? हम कहते हैं ओएस है, ओएस सबसे पहला पेपर है, इसको सबसे लास्ट में पढ़ लेंगे एग्ज़ाम से एक रात पहले। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सीडी हमें टफ लग रहा है तो हम सीडी को देख लेते हैं, तो हम सीडी को भी कुछ डेडलाइन देते हैं कि इस डेडलाइन के अंदर हमें ये कंप्लीट करनी है। मशीन लर्निंग है तो हमें कुछ हमने डेडलाइन सेट की होती है कि इस डेडलाइन के अंदर अंदर इसको भी पढ़ के रखना है। हमें एओए या एडा जो है हमें उसको भी कुछ टाइम, एक लाइन हमने बनाई उसमें पढ़ना है। ओएस है तो हमने उसकी भी बनाई है, ठीक है। तो इसी तरीके से जॉब सीक्वेंसिंग एल्गोरिदम है। जॉब सीक्वेंसिंग एल्गोरिदम कहती है कि आपको कुछ जॉब्स प्रोवाइडेड है, ठीक। सपोज जॉब आईडी आपको कुछ दे रखी होगी लाइक ए बी सी डी, कुछ इस तरीके से जॉब्स आपको दे रखी है। हर जॉब की अपनी एक डेडलाइन होगी, ठीक है। जैसे मान लो ये कह रही है कि 4 डेज़ में कंप्लीट करो, ये कह रही है 1 डे में करो, ये कह रही है 1 डे में करो, ये कह रही है सपोज 2 डेज़ में कंप्लीट करो। और हर एक जॉब का अपना कुछ प्रॉफिट भी होगा कि इतनी डेडलाइन में कंप्लीट करने पे आपको मान लीजिए 20 प्रॉफिट मिल रहा है, इसका 30 मिल रहा है, इसका 10 मिल रहा है, इसका 20 मिल रहा है। इस तरीके से कुछ प्रॉफिट भी दिया होगा। अब आपको करना क्या है, आपको ऐसी जॉब्स को या आप कह लो इन सारी जॉब्स को आपको किसी एक ऐसे ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है, कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें, ठीक है। तो इसके एल्गोरिदम की बात करते हैं। एल्गोरिदम क्या कहती है इसकी? एल्गोरिदम कहती है कि सबसे पहला काम, जितनी भी जॉब्स हैं उनको आप सेट करिए इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका? ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सेट कर लो। सेकंड स्टेप कहता है कि जब आपने जॉब्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लिया हो तो उसको आइट्रेट करो। आइट्रेट कैसे करना है? सबसे पहले वो कहता है आप एक टाइम स्लॉट बनाइए, ठीक है। और इस टाइम स्लॉट के मतलब एक आपने टेबल बनाई, उस टेबल में कितने स्लॉट्स होने चाहिए? स्लॉट होने चाहिए, स्लॉट शुड बी इक्वल टू हाईएस्ट डेडलाइन। जो भी आपकी डेडलाइन यूनिट्स जो दे रखी हैं उसमें हाईएस्ट वैल्यू होगी, उतने स्लॉट इस टेबल के अंदर हमारे बन जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहता है कि जो भी आपकी पहली जॉब आई उसकी आप डेडलाइन देखिए एंड इफ़ पॉसिबल जितना दूर आप इस टेबल में उसे प्लेस कर सकते हैं उतना दूरी पे आप उसे प्लेस कर दें, ठीक है। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमारा प्रॉब्लम हमें दे रखा है कि कुछ जॉब्स आपको गिवन है, ये आपको कुछ जॉब्स गिवन है, जॉब्स की आपको डेडलाइंस गिवन है एंड उनके प्रॉफिट सपोज गिवन है। ये कुछ इस तरीके का आपको क्वेश्चन दे रखा है। मान लीजिए हमारे पास में कुछ 6 जॉब्स हैं, J1, J2, J3, J4, J5 एंड J6, ठीक है। 6 तरीके की हमारे पास मान लीजिए जॉब्स गिवन है। इसके बाद में डेडलाइन उनकी गिवन है, सपोज इसकी 5 है, 3 है, 3 है, 2 है, 4 है एंड 2 है। इसी तरीके से प्रॉफिट होगा 200, सपोज 180 है, इसका 190 है, इसका 300 ले लेते हैं, 120 ले लेते हैं एंड 100 ले लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमें प्रॉफिट भी दिए होंगे। अब पहला स्टेप क्या कह रहा था? सबसे पहला स्टेप कह रहा था जॉब्स को अरेंज करिए इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, तो यहाँ जॉब्स आएंगी, ठीक है। जॉब्स के बाद में उनकी डेडलाइंस आएंगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट? प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम जॉब्स को अब अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएंगी इसमें सारी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है हमें दिख रहा 300,
वो है जॉब J4 का। तो हमने सबसे पहले J4 प्लेस की, उसका डेडलाइन है 2 यूनिट्स एंड प्रॉफिट दे रहा है 300 यूनिट्स। नेक्स्ट हमें दिख रही है J1 की डेडलाइन है 5 यूनिट्स, प्रॉफिट है 200, ये भी हो गया। देन कम्स J3, तो J3 जो हमें डेडलाइन 3 यूनिट्स की दे रहा है, प्रॉफिट है 190। नेक्स्ट कम्स J2, डेडलाइन 3 यूनिट्स, प्रॉफिट 180। आफ्टर दैट J5 डेडलाइन 4 यूनिट्स, प्रॉफिट 120 एंड लास्ट J6 डेडलाइन 2 यूनिट्स एंड प्रॉफिट 100। ठीक है, हमने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अरेंज करने के बाद अब क्या कह रहा है, गैंट चार्ट बनाइए। गैंट चार्ट कितना, उसमें कितने स्लॉट्स बनाने हैं, जो हमें जितनी भी हाईएस्ट नंबर ऑफ डेडलाइन दे रखी होगी, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेडलाइन या हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेडलाइन कह लो, क्या है हमारे पास में 5 दिख रही है, उतने ही स्लॉट बनेंगे इस गैंट चार्ट में। तो 1 2 3 4 एंड 5, हमने 5 स्लॉट्स बना लिए हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इतनी यूनिट्स के अंदर हमने हमारा डेडलाइन में काम कर लिया है। ये डेडलाइंस हैं एक तरीके से। ठीक है, अब ये कहता है कि आप पहली जॉब उठाइए। पहली जॉब हमें हाईएस्ट प्रॉफिट देने वाली कौन सी है, J4 हमने उठाई, और वो कह रहा है उसकी डेडलाइन देखिए क्या है, और उसको इस गैंट चार्ट में जितना दूर प्लेस कर सकते हैं उतना करिए। तो J4 की डेडलाइन कितनी है, 2 यूनिट्स। मतलब हमें इसको सेकंड डे पे अगर कंप्लीट करना चाहूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं फर्स्ट डे पे ही कंप्लीट करूँ। मेरे पास अच्छा एक चीज़ जिसका खास ध्यान रखना है, वो मैं बताना भूल गई हूँ, जिसका खास ध्यान रखना है कि एक जॉब एक दिन में कंप्लीट हो जाती है, एक दिन से ज़्यादा नहीं लेती है, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी। अब उसको चाहे पहले दिन में करो, चाहे दूसरे दिन में करो, चाहे तीसरे दिन में करो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो मैं J4 को अभी क्या कर रही हूँ, मैंने J4 को कहा कि हम उसको जितना दूर पॉसिबल, मतलब अगर मुझे 2 दिन मिले हैं तो मैं पहले दिन ना करके उसको दूसरे दिन में कंप्लीट कर लेती हूँ। उसका सिंपल सा लॉजिक है। मान लीजिए कोई ऐसी जॉब आती है, जैसे मान लो आपने J4 को यहाँ प्लेस किया, ठीक है, यहाँ पर प्लेस नहीं किया था, ये हम एक गैंट चार्ट लेकर के चल रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब मान लीजिए J4 को अगर मैं यहाँ प्लेस कर देती, कोई ऐसी जॉब आती जो हमें अच्छा प्रॉफिट दे रही है, लेकिन वो सिर्फ उसकी डेडलाइन 1 यूनिट की ही है, मतलब एक दिन में कंप्लीट हो सकती है, तो हमें यहाँ प्लेस करनी होगी। लेकिन अगर ऑलरेडी J4 यहाँ बैठा होगा तो हम उसको प्लेस नहीं कर सकते। इसलिए हमने कहा J4 को हम क्या करें, अगर यहाँ पीछे प्लेस कर दें तो उस पर्टिकुलर जॉब जो कि हमें हाईएस्ट प्रॉफिट दे रही है, उसे हम यहाँ स्टार्टिंग में बिठा सकते हैं। सिंपल सा यही लॉजिक है, जिसके कारण हम उसको जितना दूर, एक जॉब को जितना दूर प्लेस कर सकते हैं उतना दूर प्लेस करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट्स में ही चल रहे हैं, तो हमें वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हम हाईएस्ट प्रॉफिट को पहले लेकर के चलते हैं। ठीक है, सेकेंड जॉब देखते हैं, J1 की डेडलाइन कितनी है, 5। तो 5 है, तो हमने गैंट चार्ट में जितना दूर प्लेस कर सकते थे कर दिया, कि मैंने स्टार्टिंग के 4 दिन काम नहीं करना, मैं इस जॉब को आखिरी दिन पे ही काम करूँगी। नेक्स्ट है मेरा J3। ठीक है, J3 की डेडलाइन कितनी है, 3। J3 की डेडलाइन 3 है, तो अभी देखो मेरे पास क्या थर्ड स्लॉट अवेलेबल है, हाँ है, तो मैं इसको लास्ट दिन पे काम कर सकती हूँ। J3 के बाद आता है J2, जिसकी भी डेडलाइन क्या है, 3। अब 3 है, ठीक है, तो देखो थर्ड डे पे मैं ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये स्लॉट फिल्ड है ऑलरेडी, यहाँ J3 चल रहा होगा। सेकंड पे भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी J4 है और ये भी काम चल रहा होगा। कौन सी थी, J2 थी। अब मैं इसको यहाँ प्लेस कर सकती हूँ फर्स्ट डे पे, हो सकता है मैं पहले दिन ही ख़त्म कर लूँ, तो मैं अगर ये कर सकती हूँ तो मैं ये लूँगी। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास में और भी तो था, एक J6 भी तो था, उसको भी तो हम ले सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो मिनिमम प्रॉफिट दे रहा है। अगर हमें J2 अच्छा प्रॉफिट दे रहा है उससे, तो हम पहले उसको प्लेस करना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कम्स J5 का हमें टाइम स्लॉट दिख रहा है 4, तो वो खाली है, हमने उसको J5 को प्लेस कर दिया है यहाँ पे। J5 के बाद में J6 आता है, ज़रूरी नहीं है सारी जॉब हम कर पाएँ, कुछ जॉब्स हमें छोड़नी पड़ती है। सपोज़ आप फ्रीलांसर हैं, आप फ्रीलांसर होते हुए आपके पास में 3 जॉब्स आई, ठीक है,
तीनों जॉब्स की डेडलाइन जो है आपको कहा गया 2 दिन के अंदर कंप्लीट करके देना है काम, और वो हर एक जॉब 2 दिन दे रही है मान लीजिए, तो हम कौन सी सेलेक्ट करेंगे उसमें से जो कि हमें हाईएस्ट प्रॉफिट देगी। हमने यहाँ पे यही किया है, बाकी की 2 जॉब्स को हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, हम उनको नहीं लेंगे, वो प्रोजेक्ट्स हम नहीं उठाएंगे। सिमिलर वे में हमने ये J6 को भी क्या किया है, डिस्कार्ड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में टाइम स्लॉट नहीं बचा है। अब करना कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये बन गया है, जिसके अंदर सबसे पहले J2 जॉब होगी, देन J4 होगी, देन J3 होगी, देन J5 होगी एंड देन J1 होगी। क्या हमारी सारी जॉब्स कवर हो चुकी हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए? नहीं हुई है। J6 जॉब हमारी इसके अंदर नहीं आ पा रही ऑप्टिमल सॉल्यूशन में। और उसके बाद ये पूछ सकता है मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट ये 5 थे, ये पाँचों प्रॉफिट्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा जो भी सॉल्यूशन आ रहा है, जो कि इस केस में हमारा बनता है अराउंड 990, ठीक है। तो ये टोटल अगर मैं करूं 300 + 200 + 190 + 180 + 120, तो ये बनता है 990 यूनिट्स। 990 यूनिट्स का मुझे प्रॉफिट इसके अंदर जॉब सीक्वेंसिंग में मिलता है। आई होप आपको जॉब सीक्वेंसिंग एल्गोरिदम समझ में आ गई होगी, कैसे काम करती है। अगर नहीं समझ में आई हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जा कर के अपने डाउट को वहाँ मेंशन कीजिएगा, मैं उसे सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम मूव करते हैं, विच इज़ ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न टेक्निक। ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न कहता है कि आपको कुछ एक सेट दिया होगा सॉर्टेड फाइल्स का, कुछ सॉर्टेड फाइल्स आपको दे रखी होंगी, ठीक है। आपको इन सारी सॉर्टेड फाइल्स को मर्ज करके एक सिंगल सॉर्टेड फाइल के अंदर कन्वर्ट करना है, और यही तरीका जिससे आप इतनी सारी सॉर्टेड फाइल्स को एक सिंगल सॉर्टेड फाइल बना देते हैं मर्ज करके, ये कहलाता है ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न टेक्निक। अब इसमें क्या तरीका है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो मर्ज करने का पैटर्न है वो एक्चुअली पेयर वाइज है। हम क्या करते हैं, या पेयर बना करके मर्ज करते हैं, जिसके कारण ये मेथड आपका 2 वे मर्ज पैटर्न भी कहलाता है। 2 वे मर्ज पैटर्न भी कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ हो क्या रहा है, कुछ आपको सॉर्टेड फाइल्स दे रखी होंगी, लाइक एक पी रिकॉर्ड फाइल दे रखी होगी, एक क्यू रिकॉर्ड फाइल दे रखी होगी, ST ऐसे करके कुछ सॉर्टेड फाइल्स की आपको सेट दे रखा होगा। अब आपको करना क्या है, उसके अंदर से फाइल्स उठानी है। किस तरीके से उठानी है, आपको कुछ ऐसे उठानी होंगी कि कोई 2 सबसे छोटी फाइल्स आपने उठाई, उनको मर्ज किया, उनको मर्ज करने के बाद में अब एक आपके पास में क्या होगा, स्टैक मेंटेन हो रहा है सपोज, ठीक है। तो स्टैक में मान लीजिए एक 2 यूनिट की फ़ाइल है, एक 1 यूनिट की फ़ाइल है, एक आपके पास में 5 यूनिट की फ़ाइल आ रही है। तो अब आपने क्या किया, सबसे पहले 2 यूनिट की फ़ाइल ली, 1 यूनिट की फ़ाइल ली, क्योंकि ये सबसे छोटी थी, इनको मर्ज किया, 3 यूनिट की फ़ाइल बन गई। ऐसे ही मान लीजिए इसमें एक 7 यूनिट और एक 8 यूनिट भी है। तो अब आपको क्या करना है, इस पूरी लिस्ट बना लो या स्टैक बना लो, इसके अंदर आपको सर्च करना होगा। सर्च करके अब फिर देखना होगा सबसे छोटी फाइल्स कौन सी आ रही हैं। स्टैक नहीं लेते हम, लिस्ट देंगे। तो उसमें अब आप वापस से सर्च करेंगे कि कौन सी फाइल आपकी सबसे छोटी आ रही है। तो अब आपको दिख रहा है ये मर्जिंग के बाद क्या बन रहा है, एक आपकी 3 फाइल बन रही है, एक 5 बन रही है, एक 7 बन रही है, एक 8 बन रही है, एक 9 बन रही है सपोज। तो आपको क्या दिख रहा है, सबसे छोटी फाइल एक हो गई 3, दूसरी हो गई आपकी 5, इन दोनों को अगर हम मर्ज करते हैं तो बन गया 8, ठीक है। वापस से आपकी जो लिस्ट है वो अपडेट होगी, तो उसमें क्या आ जाएगा, वो आपके पास कौन कौन सी है, एक 9 है, एक 8 है, एक 7 है एंड एक अगेन 8 है। तो हमें 7 और 8 2 छोटी दिखी, तो 7 और 8 को हमने मर्ज कर दिया, ये हमारी बन गई 15 बनने के बाद वापस लिस्ट अपडेट हुई होगी, तो उसमें दिखेगा 9 है, 8 है और 15 है। अब हमें क्या दिख रहा है, 9 छोटी है, 8 छोटी है, पहले इन दोनों को हम मर्ज करें तो ये 17 बनेगी, ठीक है। अब हमारी फिर से लिस्ट अपडेट होगी, 15 और 17 जैसे बन रही है। फिर हम क्या करेंगे, 15 और 17 को मर्ज कर देंगे एंड फाइनल लिस्ट पे जाएंगे। कुछ इस तरीके से ये काम करती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में मान लीजिए हमारे पास में कुछ फाइल्स दे रखी हैं असेंडिंग ऑर्डर में, टू डिसेंडिंग ऑर्डर में, या यूँ कह लो
अरेंज्ड नहीं है अभी, सॉर्टेड फाइल्स हैं लेकिन अरेंज सीक्वेंस में नहीं किए, अनसॉर्टेड फाइल्स ले लें। ठीक है, हम कहते हैं हमें कुछ अनसॉर्टेड फाइल्स प्रोवाइडेड हैं। अनसॉर्टेड फाइल्स कुछ ऐसे हैं 5, 3, 2, 7, 9 एंड 13। अब आपको ये कह रहा है कि इनकी मर्जिंग कॉस्ट निकालिए सारी फाइल्स की। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या कहता है ये कि आप सॉर्टिंग कीजिए। सॉर्टिंग करिए कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसकी हम सॉर्टिंग कर देंगे। सॉर्टिंग करने पे क्या होगा, हमें किस तरीके से मिलेगी 2, 3, 5, 7, 9 एंड 13। कुछ इस ऑर्डर में हमें फाइल्स मिल गई। एक बार वापस लिख लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 9 था और 13 था। ये हमें सॉर्टेड ऑर्डर में अब फाइल मिल चुकी है। अभी क्या कहता है, ये आपकी एक लिस्ट हो गई है एक तरीके से, ये एक आपकी लिस्ट हो चुकी है। अब कैसी है ये? असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्टेड लिस्ट बन गई है। ये बोल रहा है अब आप क्या करें, सबसे छोटी 2 फाइल्स को उठा लें। तो हमने क्या किया, सबसे छोटी 2 फाइल्स उठाई 2 एंड 3 और इन्हें मर्ज कर दिया। मर्ज करने पे हमें क्या मिल रहा है, एक ये फाइल 5 यूनिट्स की बन चुकी है। ठीक है, 5 यूनिट्स के बनने के बाद में अब आपने क्या किया, वापस से अपनी लिस्ट को सॉर्ट किया। तो एक फाइल 5 यूनिट्स की बन गई इन दोनों को करने पे। एक 5 की ऑलरेडी थी, एक 7, एक 9 और एक 13। लिस्ट को अपडेट करते जाना है। अब देखो सबसे छोटी वापस से 2 फाइल्स उठाओ तो 5 ऑलरेडी है ही, इसके साथ में दूसरी 5 को हमने लिया और इनको हमने क्या किया, मर्ज किया। तो अब हमारे पास क्या बन गई है, 10 यूनिट्स की एक फ़ाइल आ गई है। तो लिस्ट को अपडेट करते हैं। लिस्ट को अपडेट करने पे हमें क्या दिख रहा है, एक 10 यूनिट की फ़ाइल है, एक 7 यूनिट्स की है, एक 9 यूनिट्स की है, 13 यूनिट्स की है। अगेन अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो 7 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया एंड 13 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं 2 फिर से छोटी फाइल्स। एक हमें दिख रही है 7, एक हमें दिख रही है आपकी 9। इन दोनों को हमने पहले मर्ज किया तो 16 यूनिट्स की एक फ़ाइल बन गई। वापस से हमने लिस्ट को अपडेट किया। अब क्या बन रहा है, एक 16 यूनिट की है, एक 10 यूनिट्स की है, एक 13 यूनिट्स की है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए 10, 13 एंड 16। ठीक है, तो अब जो 2 छोटी फाइल्स हैं पहले उनको करेंगे। 10 के साथ में हम 13 को मर्ज कर सकते हैं, 2 छोटी यही हैं। इसके बाद में हमें वैल्यू क्या मिलेगी 23। तो हमने 23 यूनिट्स की एक फ़ाइल बना ली। अब वापस से सॉर्ट करो, पहले अपडेट करो लिस्ट को। एक 23 यूनिट्स की बन रही है, एक 16। असेंडिंग ऑर्डर में 16 एंड 23। ठीक है, तो अब 16 और 23 की ये जो दोनों फाइल्स थी इनको मैंने मर्ज किया है। मर्ज करने पे कितना आ जाएगा, 6 एंड 3 9, 2 एंड 1 3, 39 यूनिट्स की हमारी एक टोटल फाइल बन रही है। और यही फाइल क्या है, हमारी ऑप्टिमल मर्जिंग कॉस्ट को दिखा रही है, विच इज़ 39 यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं है। आप सबसे पहले एक लिस्ट लें, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद 2 जो भी छोटी फाइल्स होंगी उसको आप मर्ज करें, लिस्ट को अपडेट करें, अगेन असेंडिंग ऑर्डर में अपडेट करें। फिर उसके बाद में फिर 2 छोटी फाइल्स जो होंगी उनको आप लें और उनको फिर आप क्या करें, मर्ज करें एंड सो ऑन ही चलता जाएगा। कब तक, जब तक कि आपकी सारी फाइल्स कवर नहीं हो जाती हैं। आई होप आपको ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न समझ में आ गया होगा, कैसे काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है हमारा वो है मिनिमल स्पैनिंग ट्री। ओके सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिनिमल स्पैनिंग ट्री है, जिसमें हमें क्रुशिकल एल्गोरिथम और प्रिम्स एल्गोरिथम पढ़नी है। तो ये मैं ऑलरेडी डीएसए की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो बना के डाल चुकी हूँ। मैं आपके साथ उसका लिंक शेयर कर दूँगी, नीचे आपको मिल जाएगा इसमें। आप जा कर के चेक कर लें और कमेंट सेक्शन में भी मैं उसे पिन कर दूँगी। ठीक है, तो आप उस लिंक पे जाकर के क्रुशिकल और प्रिम्स एल्गोरिथम का वीडियो देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे चलते हैं इसके बाद में, विच इज़ डायनामिक प्रोग्रामिंग। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग इज़ काइंड ऑफ सिमिलर, अ लिटिल बिट सिमिलर टू द डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक।
डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक क्या कहती थी कि आप एक बड़ी प्रॉब्लम P है उसको छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करें एंड देन उसके बाद में उसको सॉल्व करके मर्ज कर लें, एक सिंगल सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर लें। डायनामिक प्रोग्रामिंग भी वही कहती है कि हम एक प्रॉब्लम को ब्रेक करते हैं सब प्रॉब्लम्स के अंदर, ठीक है। अब सब प्रॉब्लम में डिवाइड करने के बाद हमारा काम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हम कहते हैं हर एक स्टेप पे जो भी रिजल्ट जनरेट हो रहा है उस स्टेप के रिजल्ट को हम सेव करके रख लेते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस। ग्रीडी एल्गोरिथम में हमने बात करी थी लोकल ऑप्टिमाइजेशन की, कि हर एक स्टेप पे हम चाहते हैं कि हमें ऑप्टिमाइज रिजल्ट मिले। डजेंट मैटर ग्लोबली वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं, लोकली होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की, डायनामिक प्रोग्रामिंग बात करता है अबाउट ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन। इट सेज कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरह काम करना चाहिए, ठीक है। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है आपकी वो क्या करती है, हर एक स्टेप पे रिजल्ट को स्टोर करके रखती है फॉर यूजिंग इट इन फ्यूचर। फ्यूचर पर्पस के लिए हम स्टोर करके रख रहे हैं ताकि हमें क्या है, बार बार रिजल्ट्स को कंप्यूट ना करना पड़े। एक बार स्टोर करके रख लिया, सीधे रिजल्ट को देखा और उससे वैल्यूज डिटरमाइन कर ली, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो भी हमारी सब प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है, उनका ऑप्टिमाइज रिजल्ट निकालते हैं और फिर उन सारे ऑप्टिमाइज रिजल्ट से एक ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम निकालते हैं, ठीक। अब इसके कुछ स्टेप्स भी हैं, जो हमारी डायनामिक प्रोग्रामिंग है उसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं। पहला कहता है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड कर दीजिए। फिर उसके बाद में ये कहता है जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालिए, आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालें किसका, आपके सब प्रॉब्लम्स का। सब प्रॉब्लम्स का जब आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल लेंगे उसके बाद इट सेज कि ये जो सॉल्यूशन आपने निकाला है इसे आप स्टोर करके रख लीजिए ताकि हम फ्यूचर में इसे काम में ले सकें। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेमोराइजेशन टेक्निक, ठीक है। हम सब प्रॉब्लम्स के रिजल्ट को सेव करके रख रहे हैं फॉर यूजिंग इट इन फ्यूचर, और इसी चीज़ को सेव करके रखने को, स्टोर करके रखने को हम कहते हैं मेमोराइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कहता है कि यही जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं इनको रीयूज करते रहो, रीयूज द ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ऑफ सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। इन सब प्रॉब्लम्स के ऑप्टिमल सॉल्यूशन को आप रीयूज करते रहें। एंड फिफ्थ स्टेप कहता है कि फाइनली आप कैलकुलेट कीजिए आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के रिजल्ट को, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम है, ये स्टेप्स हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग को फॉलो करने के लिए। अब अगर हम बात करें डिवाइड एंड कॉन्कर और डायनामिक के बीच में, डायनामिक प्रोग्रामिंग के बीच के डिफरेंस की, तो अगर हम बात करते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर जो है वो एक रिकर्सिव अप्रोच है, यहाँ रिकर्शन फॉलो होता है, वहीं ये एक नॉन रिकर्सिव अप्रोच है, ठीक है। सेकेंड, डिवाइड एंड कॉन्कर कहता है कि ये इट वर्क्स मोर ऑन सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। सब प्रॉब्लम्स पे ये ज़्यादा काम करता है जिसके कारण जो टाइम आपकी कंजम्पशन है, टाइम कंजम्पशन इंक्रीज हो जाता है। वहीं जो आपका डायनामिक प्रॉब्लम है ये क्या करता है, रिज़ल्ट को स्टोर करता है। कैसे रिज़ल्ट को, लोकल जो भी आपका रिज़ल्ट आ रहा है उसको स्टोर करके रखता है और उसको बार बार रीयूज़ करता है, जिसके कारण आपका टाइम कंजम्पशन जो है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो रिड्यूस हो जाती है।
मेथड ये कहता है कि ये टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है, और ये कहता है कि ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। ठीक है, इसके बाद में ये कहता है कि यहाँ पे जो भी सब प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम जो है इंडिपेंडेंट है ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। वहीं यहाँ पे कहता है कि सब प्रॉब्लम्स जो है आपकी वो सब प्रॉब्लम इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है ऑन ईच अदर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जैसे हमने जितनी भी सॉर्टिंग टेक्निक्स देखी, यहाँ पे हम मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, वो उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग समझ में आ गया हो। कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के आप डाउट पूछ सकते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग की बाकी के जो वीडियोस हैं मैं आपको मतलब जितने भी बाकी के टॉपिक्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाल दूँगी। तब तक आप यही वीडियो को पढ़ें समझें, एंड थैंक यू सो मच। कोई भी अगर डाउट आता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।